हेलो जी, नमस्कार एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस। कैसे हैं सारे बच्चे? तो दिन की शुरुआत हमारे साथ कैसा लग रहा है? यस। मौज हो जाती है ना। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। बढ़िया है। हाँ, खुश रहिए बेटा, खूब उन्नति करिए, नीट में बढ़िया से बढ़िया स्कोर करिए। लास्ट क्लास में जिस तरीके का अपना रिस्पांस रहा हमारे बच्चों का, एंड बेस्ट पार्ट वाज कि क्लास के एंड तक लगभग 5,000 बच्चा हमारे साथ जुड़ा था। 4,900 समथिंग है ना। तो क्लास के एंड तक लगभग 5,000 बच्चा हमारे साथ जुड़ा था। तो पिछली क्लास के हिसाब से मैं ये मान के चलूं कि हिंदी मीडियम से 5,000 बच्चे कम से कम ऐसे होंगे जिनके जूलॉजी में प्राणियों में संरचनात्मक संगठन जो अध्याय है उससे एक नंबर भी नहीं कटने वाला। ठीक है। अपना टारगेट क्या है? 180 नंबर। और 180 नंबर के लिए हर चैप्टर में फुल मार्क्स आने जरूरी है। और हर चैप्टर में फुल मार्क्स आने के लिए हर चैप्टर की उम्मीद को शुरू से लेकर के एंड तक देखना जरूरी है। यस। एंड उससे भी अच्छा मुझे जो लगा था वो ये कि बेशक मैं अब आपको बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल हम एनसीईआरटी से चिपक के चल रहे हैं क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमने एक्स्ट्रा कभी नहीं पढ़ा। हमने ईयर लॉन्ग कोर्सेज में काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा है। तो जो अच्छा लगा मुझे वो ये कि मेरे बच्चे वो सब एक्स्ट्रा रिवाइज करके आए थे। और यहाँ पर क्योंकि उन्होंने पूरा एक्स्ट्रा पढ़ा था, इस वजह से बेटा ये उनको बहुत हलवा लगा। मुझे कुछ बच्चों का रिस्पॉन्स आया अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर कि मैम उम्मीद की क्लास अटेंड करने के बाद मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस बन गए, डीपीपी के सारे क्वेश्चंस बन गए, पीवाई क्यूज भी बन गए, मैडम मज़ा आ गया। तो यही जो मज़ा आपको प्राणियों में संरचनात्मक संगठन में आया है, हम चाहते हैं कि ये मज़ा टू बी कंटिन्यूड है ना। ये मज़ा नहीं रुकना चाहिए। अगर पढ़ने में मज़ा आने लगा तो बेटा नीट में सिलेक्शन कैसे नहीं होगा? पढ़ने में मजा ही तो नहीं आ रहा था अब तक। उम्मीद सीरीज के साथ बच्चों को बहुत मजा आ रहा है। चटक मटक पाए लागू भैया, खुश रहिए। उम्मीद की सीरीज के साथ बच्चों को बहुत मजा आ रहा है और ऐसा दिख रहा है भाई। ये हम अपने हिसाब से नहीं बोल रहे, बच्चे सुपर एक्साइटेड फॉर्म में थे। एंड बेस्ट पार्ट इज कि वो सुपर एक्साइटेड फॉर्म अभी तक तुम्हारा चल रहा है। ठीक है। आज की क्लास का टाइम चेंज हुआ, बहुत बच्चों को मुझे लगता है इसके बारे में पता नहीं था, इस वजह से आज लाइव वॉचिंग थोड़ी कम है, मुझे ऐसा लग रहा है। बट जैसे बच्चों को पता लगेगा वो लोग देखते रहेंगे, है ना। और अल्टीमेट जो बच्चे लेट ज्वाइन करेंगे मैं उनको भी यही बोलूंगी कि प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता करके जाना कि मैम हमने पूरा लेक्चर अटेंड किया, मज़ा आया। ठीक है। यस। पीवाई क्यूज बेटा मैंने आपको दिए हैं, प्रैक्टिस शीट मैंने आपको दी है, क्लास में कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए हैं। एंड टाइम पे तुम ये 3 चीज़ ही कर लो, सिर्फ ये 3 चीज़। जो क्लास के क्वेश्चंस हो रहे हैं वो, जो प्रैक्टिस शीट आपको मिल रही है वो, और पीवाई क्यूज, सिर्फ ये 3 कर लो। अब बहुत ज़्यादा पढ़ने का समय नहीं है। अब हमें बिल्कुल फोकस्ड वे में पढ़ना है। ठीक है। अब हमें बिल्कुल इतना देखना है और इतने में आपको सिर्फ वो देखना है जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है ना। मैं अगर जूलॉजी की बात करूं, केवल मैं जूलॉजी की ही बात करूंगी। और जूलॉजी के हिसाब से बेटा आपको सिर्फ इतना देखना है, आपको एनसीईआरटी देखनी है। एनसीईआरटी पे बेस्ड अपनी उम्मीद सीरीज हो रही है, तो उम्मीद के साथ साथ आपकी एनसीईआरटी मैं कवर करवाई रही हूँ। ठीक है। इसके अलावा बेटा आपको पीवाई क्यूज मिल रहे हैं, आपको डेट शीट मिल रही है, मतलब सॉरी प्रैक्टिस शीट मिल रही है, और आपको जो क्लास में क्वेश्चन, तुम सिर्फ इतना कर लो। हाँ, मैं पेप सर की क्लास में थी, बिल्कुल सही बोल रहे हो। और उस दिन मैंने देखा कि क्यों बच्चे मेरे कहने पे रुकते नहीं है कमेंट करना, क्योंकि स्पैमिंग करके मजा आता है यार। ऑल्दो आई वॉज नॉट स्पैमिंग दैट डे, मैं स्पैम नहीं कर रही थी, लेकिन मैं तुम लोगों से बात कर रही थी, मैं तुम लोगों को बोल रही थी कि हिम्मत नहीं हारना, लगे रहो, है ना। और एंजॉय करो, क्लास पूरी अटेंड करना है, ऐसा ही समय बोल रही थी। ठीक है ना। और मुझे मजा आ रहा था। यस। सो
अपने जो भी आपके ग्रुप्स हैं उन सभी में शेयर कर दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जिन बच्चों को नहीं पता है वो प्लीज आकर के ज्वाइन करें। शुरू करते हैं। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, श्वसन एवं गैसों का विनिमय। ठीक है ना। तो मुझे ये बताओ आज की क्लास तुम्हें कितनी देर की चाहिए? मिनिमम से मिनिमम। थोड़ा सोच समझ के आंसर करना। पिछला इतना लेंदी चैप्टर जिसके अंदर 3 टॉपिक थे हमने 4 घंटे में खत्म कर दिया। ठीक है, जिसमें हमने 25 मिनट का ब्रेक लिया था। ठीक है, सोच समझ के आंसर करना से हवाबाजी कुछ भी मत करो मैडम 1 घंटे में कि 10 दिन भर चलाओ, नहीं। 3 घंटे बिल्कुल परफेक्ट है अपना, है ना। 3 घंटे में हम कोशिश, बेटा देखो रिवीजन तो यही होता है ना, कम से कम समय में सब कुछ देख लो, यही तो इंपॉर्टेंट है। यस, सो 3 आवर्स का आज हम टारगेट रखेंगे। 10 बजे हमारी क्लास शुरू हुई है, 10:02 पे आई गेस लाइव स्टार्ट हो गया था, और कोशिश करेंगे 1 बजे तक हम इसको निपटाए। फिर चाहे ब्रेक लेने की जरूरत पड़े चाहे ना पड़े, सेकेंडरी है। चलो, सो आज की क्लास में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो सबसे पहले एनसीईआरटी के मैंने सारे हेडिंग्स रखे हैं। हम बात करेंगे परिचय की, क्या होता है श्वसन। फिर हम बात करेंगे श्वसन के अंग क्या होते हैं और कोई भी जीव का कौन सा श्वसनांग होगा ये किस पर निर्भर करता है। फिर हम बात करेंगे मानव श्वसन तंत्र की, जहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे श्वसन की क्रिया विधि किस प्रकार से होती है। फिर हम बेटा बात करेंगे आपके श्वसन संबंधी आयतन क्या होते हैं, क्षमताएं क्या होती हैं। यहाँ से आपके नीट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसी के अंदर बेटा वो टॉपिक है। ठीक है, इसी क्रिया विधि के बाद बेटा वो टॉपिक है आपका आयतन और क्षमताएं। ठीक है, श्वसन संबंधी आयतन और श्वसन संबंधी क्षमताएं। फिर हम बात करेंगे गैसों का विनिमय कहाँ होता है, कैसे होता है, कौन कौन से कारक हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। फिर हम बात करेंगे गैसों के परिवहन पर। लास्ट के 2 बहुत ही छोटे छोटे से टॉपिक हैं, जिसमें पहला टॉपिक है अपना कि श्वसन की क्रियाविधि का नियमन कैसे होता है, रेगुलेशन कैसे होता है। और लास्ट में बेटा हम बात करेंगे श्वसन संबंधी विकार की। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत ही हल्का चैप्टर है, लेकिन 2 क्वेश्चन आप मान के चलिए। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन अगर आप मानकर चलते हैं यहाँ से, तो 2 प्रश्न का मतलब क्या हुआ भाई साहब? 2 प्रश्न अगर यहाँ से आएंगे नीट में, इसका मतलब क्या हुआ कि आज की क्लास में हम 8 नंबर पक्के करने वाले हैं। हाँ या नहीं? 12 नंबर हमने पिछली क्लास में कवर कर लिए, 8 नंबर हम आज कवर करेंगे, 20 नंबर अपने नीट में पक्के 180 में से। तो इसी तरह से बेटा ऐसे ही बोलते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो ऐसे ही हम बूंद बूंद मिला के कुछ 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 4 से 8 4 से 8 12 ऐसे नंबर मिला करके बेटा हम 180 लेकर के आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं परिचय की। एनसीईआरटी को ओपन करिए जल्दी से, अपने हथियार लेकर के बैठेंगे साथ में। एनसीईआरटी पेन पेंसिल जिससे भी आप हाईलाइट करते हो और हाइलाइटर, जल्दी से अपनी एनसीईआरटी ओपन करिए अपनी आंखों के सामने। वासु की मम्मी सुनो ना प्लीज, सुनाइए बेटा, सुन रहे हैं सबकी। बेटा मैं सब कुछ दे रही हूँ आप लोगों को, पीवाईक्यूज भी दे रही हूँ, प्रैक्टिस शीट भी दे रही हूँ, नोट्स भी दे रही हूँ। हाँ, एनसीईआरटी क्लास में पढ़ा के जा रही हूँ। क्या चाहिए? बच्चे की जान लोगे क्या? मतलब बूढ़े की जान लोगे क्या यार? यस, गिव मी थम्स अप। मैम एनसीईआरटी रेडी? तुम लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है क्या? जूलॉजी नीट हिंदी बाय डॉक्टर प्रियंका मिश्रा, ज्वाइन कर लो। सब कुछ मिल रहा है वहां पर भी, ऐप पर भी। यस, चलिए तो शुरू करते हैं बेटा। परिचय में एनसीईआरटी क्या कहती है, देखो हम डिटेल में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। श्वसन क्या होता है, श्वासन क्या होता है, श्वसन और श्वासन में अंतर क्या होता है। फिर हमने ये भी पढ़ा बेटा कि श्वसन कितने प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन होता है, दोनों में हमने अंतर पढ़े। लेकिन क्योंकि आज हम केवल एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, क्योंकि पेपर में तो एनसीईआरटी आता है, ठीक है ना, तो बात करेंगे बेटा एनसीईआरटी क्या बोलती है, क्या होता है श्वसन। हाँ, क्या होता है ब्रीदिंग। तो हम ब्रीदिंग को बहुत ही सिंपल टर्म में अगर बोलना चाहे तो सांस लेना बोल देते हैं, सांस छोड़ना बोल देते हैं। ठीक है, सांस लेना और सांस छोड़ना, इन दोनों को मिलाकर के बेटा हम बोलते हैं श्वसन। ठीक है, अब हम सांस ले रहे हैं तो हम क्या ले रहे हैं? बच्चे कहते हैं मैडम ऑक्सीजन ले रहे हैं। हम सांस छोड़ रहे हैं तो क्या छोड़ रहे हैं? बच्चे कहते हैं मैडम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। नहीं, हम एयर ही इनहेल कर रहे हैं, हम एयर ही एक्सहेल कर रहे हैं। एयर इन एयर आउट, वायु अंदर वायु बाहर। लेकिन फर्क बेटा इस वायु में, जो अंदर और बाहर वाली जो वायु हो रही है, इसमें फर्क केवल इतना है कि जो वायु हम अंदर ले रहे हैं उसमें सारी गैस है, लेकिन
अंदर लेने वाली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, और जो वायु हम बाहर निकाल रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। वायु होता क्या है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, कई सारी गैसों का मिश्रण को बेटा हम वायु बोलते हैं, है ना। मिक्सचर ऑफ गैसेस इक्वल्स टू एयर, कई सारे गैसों के मिश्रण को हम वायु बोल देंगे, ठीक है। तो जब कई सारी गैसें हैं बेटा, तो वो वायु जिसको हम अंदर ले रहे हैं उसमें कई सारी गैसों में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा है, वो वायु जिसको हम बाहर छोड़ रहे हैं उसमें कई सारी गैसों के कंपैरिजन में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। चलिए, तो श्वासन क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर छोड़ना, इसको बेटा हम बोल देते हैं श्वासन। और एनसीईआरटी लिखती है कि श्वासन को ही सामान्यतः श्वसन बोला जाता है, ठीक है। एज पर एनसीईआरटी श्वासन को ही सामान्यतः श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन बोला जाता है, ठीक है। सॉरी, रेस्पिरेशन कहा जाता है, ठीक है। पर वास्तव में अगर हम देखें, श्वासन और श्वसन में बहुत अंतर है। देयर इज अ जमीन आसमान का अंतर जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्या अंतर है? तो वास्तव में अगर देखा जाए तो श्वसन के एक मतलब श्वसन जो होता है वो कई सारे चरणों में होता है, 5 चरणों में होता है, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। उन 5 चरणों में से एक चरण होता है आपका श्वासन, ठीक है। तो अब हम एनसीईआरटी का ही पेज नंबर 3 जरा ओपन करिए, ठीक है। एनसीईआरटी का पहला नंबर पेज है जिसपे हम परिचय पढ़ रहे हैं, इसका दूसरा नंबर पेज है जिसमें मानव श्वसन तंत्र है। पेज को पलटिए और तीसरे नंबर पेज पे बेटा आपको दिखेगा श्वसन निम्नलिखित 5 चरणों में होता है, ठीक है। यस, बिल्कुल सही है दिलीप यादव, ये तो श्वसन का फर्स्ट स्टेप है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है। तो श्वसन जो होता है बेटा, रेस्पिरेशन जो होता है, श्वसन 5 चरणों में होता है, ठीक है। श्वसन की जो क्रिया है ये इतनी आसान नहीं है बेटा। हमारी बॉडी में होने वाला कोई भी प्रोसेस आप ले लो, कोई भी प्रक्रिया ले लो, इतनी आसान नहीं है, ठीक है। सभी प्रक्रियाएं बहुत ही जटिल रूप में हो रही हैं, लेकिन देखो हम कैसे जी रहे हैं। लग रहा है सांस लेने में हमें इतनी हमारी बॉडी को मेहनत करनी पड़ रही है? लग रहा है? नहीं लग रहा ना, क्योंकि कितने मतलब स्मूथली चीजें रन कर रही हैं, है ना। कोई किसी के काम में अड़चन नहीं डाल रहा है। तो श्वसन बेटा जो होता है ये 5 चरणों में होता है। सबसे पहला बेटा चरण है जिसको हम कहते हैं श्वासन यानी कि ब्रीदिंग। इसी को बेटा हम फुफ्फुसीय संवातन, पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। फुफ्फुसीय संवातन, ये सबसे पहला चरण है, ठीक है। दूसरा चरण क्या है बेटा? दूसरा चरण है कूपिका यानी कि एल्वियोलाई और रुधिर के बीच, कूपिका और रुधिर के बीच गैसों का विसरण, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ठीक है। तीसरा चरण है बेटा रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन, रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन। चौथा चरण है बेटा रुधिर और ऊतक के मध्य, रुधिर और ऊतक यानी कि टिश्यू के बीच गैसों का विसरण। और 5वां चरण है बेटा कोशिकीय श्वसन जिसको हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं स्टार बना दूं बिना किसी झिझक के, यहाँ पर आई एम मेकिंग स्टार, ठीक है। ये 5 चरण आपको सही क्रम में पता होने चाहिए बस, ठीक है। कैसे, इसमें समझ लेते हैं जरा इसको।
तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, जो बाहरी वातावरण है, ठीक है, जहां पर वायु उपस्थित है, जिस वायु में 78% आपकी नाइट्रोजन है, 21% आपकी ऑक्सीजन है, बाकी जो आपका बचा हुआ 1% है उसमें आपकी अन्य सभी गैसेस हैं, उसी में बेटा आपका, मैम स्पेलिंग मिस्टेक, श्वसन होगा। कहाँ श्वसन होगा बेटा? श्वसन में 5 चरण होते हैं, श्वासन हो गया और यहाँ पे कोशिकीय श्वसन हो गया। सही लिखा है बेटा, अभी तक कुछ गलत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वातावरण में हमें पता है कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बाकी की भी गैसेस हैं। हमें यहाँ पे सिर्फ 2 से मतलब है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। तो वातावरण से बेटा जो भी ऑक्सीजन है उसको नासा द्वार के थ्रू, नासा द्वार के थ्रू बेटा ये कहाँ जाती है? ये जाती है फेफड़ों में, ठीक है। और फेफड़ों में भी बेटा जो वायु कूपिका है, क्या है? वायु कूपिका यहां तक जाती है बेटा ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन आपकी वातावरण से नासा द्वार से होते हुए फेफड़ों में पहुंचती है, फेफड़ों की वायु कूपिका में पहुंचती है, ठीक है। आवासन नहीं होगा, आवेदन होगा। क्या लिख रहे हो यार तुम लोग, क्या लिख रहे हो? हाँ मत, प्लीज ये सब मत करो यार, ठीक है। काम के चैट करो, फालतू के मत करो प्लीज, है ना। नंबर लाने ना अपने को, 8 नंबर यहाँ से पक्के करने हैं ना। चलो अब वायु कूपिका में बेटा क्या आ गई? वायु कूपिका में आ गई ऑक्सीजन, ठीक है। यहां पर बेटा होती है ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स यानी कि रक्तवाहिनी। ये रक्तवाहिनी जो यहाँ से रक्त को लेकर के जाएगी, इसको हम बोलते हैं आपकी ऑक्सीजनित वाहिनी, ठीक है। और जो रक्त को यहाँ लेकर के आ रही है बेटा, वो कैसी है? वो है आपकी वी ऑक्सीजनित, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। तो इस स्तर पे क्या होगा बेटा? ऑक्सीजन आ जाएगी आपके ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी आपके कूपिका में। तो पहला स्टेप क्या हुआ बेटा? पहला स्टेप हुआ आपका ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लाना, ठीक है। अब यहां पर बेटा जो वायु कूपिका में ऑक्सीजन आई है, इस ऑक्सीजन का रक्तवाहिनी में जाना, ठीक है। तो दूसरा स्टेप क्या हो गया बेटा अपना? दूसरा स्टेप हुआ गैसों का विसरण, ठीक है। कहां पर हुआ गैसों का विसरण? कूपिका और रुधिर के बीच में, या कूपिका और रक्त केशिका के बीच में बोल दो, ठीक है। अब ये जो बेटा ऑक्सीजनित वाहिनी है, ये ऑक्सीजनित रक्त को लेकर के कहां पहुंच जाएगी? ये ऑक्सीजनित रक्त को लेकर के पहुंचेगी ऊतक के स्तर पर। कहां पहुंचेगी बेटा? ऊतक के स्तर पर, ठीक है। ये हम दिखा दे रहे हैं यहां पर, कोई भी ऊतक। इस ऊतक में क्या हो रहा है बेटा? इस टिश्यू में क्या हो रहा है? इस टिश्यू में जो ग्लूकोज है C6H12O6, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट करके बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और बहुत सारी ऊर्जा ATP के रूप में, ठीक है ना। अब तीसरा स्टेप क्या है बेटा? तीसरा स्टेप यहां पर है आपका रुधिर द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन, या रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है। यही लिखा है ना, रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन, बिल्कुल सही है। चौथे स्टेप पे क्या हो रहा है? चौथे स्टेप में बेटा ये जो रुधिर आपका ऑक्सीजनित रुधिर जो आया आपके ऊतक के स्तर पर, यहां पर बेटा ये ऑक्सीजन चला जाएगा ऊतक में, क्योंकि ऊतक को ऑक्सीजन की जरूरत है, हाँ या नहीं? जरूरत है ना। बदले में बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर बन रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके ऊतक से कहां आ जाएगा? कहां आ जाएगा? रक्तवाहिनी में, ठीक है, या रुधिर में। और यहां से बेटा ये रक्त वी ऑक्सीजनित होकर के, ठीक है, यहां से ये रक्त वी ऑक्सीजनित होकर के कहां पहुंच जाएगा? वापस से पहुंच जाएगा आपके फेफड़ों में, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड बेटा कहां आ गई? वापस से इस ऊतक से रुधिर में, और यही कार्बन डाइऑक्साइड बेटा कहां पहुंच जाएगी? आपके फेफड़ों में, और यहां पर हो जाएगा वापस से कार्बन डाइऑक्साइड, हमने देखा ना कहां चली गई? कूपिका में, ठीक है ना। तो चौथा स्टेप क्या हुआ बेटा? चौथा स्टेप हुआ आपके रुधिर और ऊतक के बीच में गैसों का परिवहन, ठीक है। जबकि पांचवा स्टेप क्या है? पांचवा स्टेप है आपका ये, ठीक है, आपके ऊतक के अंदर
ग्लूकोज का टूटना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और इसी को बेटा हम बोलते हैं श्वसन या वायवीय श्वसन। और वायवीय श्वसन को ही बेटा हमने बोल दिया है कोशिकीय श्वसन, क्योंकि कोशिका के अंदर ये हो रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो श्वसन जो होता है, जो रेस्पिरेशन होता है, वो 5 चरणों में होता है, जिसमें सबसे पहला चरण है, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आई है बेटा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी कि नहीं? ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी एनवायरमेंट में। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ था? सबसे पहला स्टेप हुआ था श्वासन, जिसमें हमने ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर निकाला। दूसरा स्टेप क्या हुआ था? वायु कूपिका और रुधिर के बीच में गैसों का विसरण, जिसमें ऑक्सीजन कूपिका से रक्त में चली गई, रक्त बेटा वी ऑक्सीजनित रक्त से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वी ऑक्सीजनित रक्त से कूपिका में आ गया। तीसरा बेटा क्या हुआ? ये जो रक्त था ऑक्सीजनित, ये परिवहन करेगा ऑक्सीजन का ऊतक तक, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करेगा ऊतक से कूपिका तक। चौथा स्टेप क्या है? चौथा स्टेप है ऊतक और रुधिर के बीच में गैसों का विनिमय या गैसों का विसरण। ऑक्सीजन चला जाएगा ऑक्सीजनित रक्त से ऊतक में, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड ऊतक से आ जाएगा रक्त में और इसको वी ऑक्सीजनित बना देगा। अब पांचवा स्टेप है कोशिकाओं के अंदर होने वाला वायवीय श्वसन। डन? हाँ, अदनान पूछ रहे हैं मैम श्वसन और श्वासन का मीनिंग सेम है? ऐसा बेटा एनसीईआरटी लिखती है कि श्वासन को ही हम सामान्यतः श्वसन कह देते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि श्वसन जो होता है वो एक बड़ा सा मतलब एक कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस है, एक बहुत ही सिंपल सा श्वसन क्या है? श्वसन के अंदर ये 5 स्टेप आते हैं। श्वासन क्या है? सांस लेना सांस छोड़ना। डन? ये हो गया बेटा आपका सबसे पहला टॉपिक एनसीईआरटी का, और वो है परिचय। ठीक है, परिचय डन हो गया। चलो, अब दूसरा टॉपिक जो है आपकी एनसीईआरटी का वो है श्वसन अंग। ठीक है ना? तो किसी भी जीव का पहला टॉपिक क्लियर? एक बार थम्स अप कर दो, मजा आ गया, एक टॉपिक क्लियर। चलो, श्वसन के अंग बेटा निर्भर करते हैं 2 चीजों पर। किसी जीव में कौन सा श्वसन अंग होगा ये निर्भर करते हैं 2 बातों पर। सबसे पहली बात पर यह है कि किसी भी जीव का आवास क्या है, कहाँ पाया जाता है। पानी में पाया जाएगा तो श्वसनांग उस हिसाब से होगा कि पानी से गैस जो घुली हुई गैस है उसको ले ले। ठीक है, हवा में उड़ रहा है तो उसका श्वसनांग उस हिसाब से होगा, जमीन पे रह रहा है श्वसनांग उस हिसाब से होगा, बिल में छुपा हुआ है तो श्वसनांग उस हिसाब से होगा। तो पहला बेटा कारक जो ये डिसाइड करता है कि किसी भी जीव में श्वसनांग क्या होगा वो है उसका आवास, कि वो रहता कहाँ है। और दूसरा बेटा जो कारक है जो इसको प्रभावित करता है वो है संगठन का स्तर मतलब कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सॉरी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन 2 चीजों पर निर्भर करता है। आओ देखिए कैसे। तो बेटा प्राणी जगत वैसे तो हमने पढ़ा है, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये पता है कि प्राणी जगत को या जंतु जगत को हमने कई सारे संघों में विभाजित किया है, जिसमें एक है आपका संघ पॉरीफेरा। ठीक है, मैं कुछ भी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं बता रही हूँ, एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा हुआ है। एक आध शब्द जाएगा तो बेटा मैंने उस दिन भी बोला था जो एक आध शब्द बाहर जाएगा वो इस चैप्टर से बाहर हो सकता है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में किसी और चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। नीट में या तो आ चुका है या आने की संभावना है। एनसीईआरटी का तो हर शब्द नीट में आ सकता है ना, तो वहीं से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, दूसरा हो गया आवास निवास, एक ही तो बात होती है यार। दूसरा हो गया आपका संघ सिलेंट्रेटा। तीसरा हो गया आपका संघ टीनोफोरा। चौथा हो गया बेटा आपका संघ प्लेटीहेल्मिन्थिस। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीज। पांचवा हो गया बेटा आपका संघ एस्के हेल्मिन्थीस। ठीक है, पांचवा हो गया आपका संघ एस्के हेल्मिन्थीज। इसके बाद हो गया बेटा आपका संघ, ये 5 हम देख लेते हैं पहले। इन 5 में जो श्वसनांग है वो कोई बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड अलग सा नहीं है, क्योंकि इनमें बहुत सिंपल, इनमें संगठन का स्तर क्या होता है भाई, इन तीनों में देखा है। पॉरीफेरा में कोशिकीय स्तर का संगठन, सिलेंट्रेटा टीनोफोरा में ऊतक स्तर का संगठन, प्लेटीहेल्मिन्थिस में अंग स्तर का संगठन,
और एसके हेलमिंथिस में अंग तंत्र स्तर का संगठन। लेकिन ये बहुत सिंप्लीफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके पास श्वसन के लिए कोई बहुत विशिष्ट से अंग नहीं होते हैं, ये अपनी देह सतह से सरल विसरण द्वारा श्वसन करते हैं। आपकी पूरी एनसीईआरटी में अब हर जगह श्वसन वर्ड ही इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना। तो इनको अगर गैसों का विनिमय करना है तो ये बॉडी सरफेस से करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन। अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया, बाहर निकाल दो, बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है, अंदर ले लो, बस, ठीक है। एसके हेलमिंथिस के बाद आता है बेटा आपका संघ एनिलिडा, ठीक है। एसके हेलमिंथिस के बाद आता है आपका संघ एनिलिडा, और संघ एनिलिडा में इसमें आ जाता है आपका केचुआ, ठीक है। केचुए के अंदर श्वसनांग क्या होता है बेटा, इसका होता है मॉइस्ट स्किन, आर्द्र या नम त्वचा, और इसको बेटा हम त्वचीय श्वसन कहते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। इसको हम त्वचीय श्वसन कहते हैं या हम इसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कह देते हैं। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ये हो गया आपका संघ एनिलिडा। संघ एनिलिडा के बाद आता है आपका संघ आर्थ्रोपोडा। क्या आता है, संघ आर्थ्रोपोडा। फिर आता है बेटा आपका संघ मोलस्का, संघ एकाइनोडर्मेटा, इसके बाद आएगा आपका संघ हेमिकॉर्डेटा। क्या आएगा, हेमिकॉर्डेटा, और आखिरी है आपका संघ कॉर्डेटा, ठीक है। इन सब में अगर हम बात करें तो आपके संघ आर्थ्रोपोडा में, क्योंकि ये सबसे बड़ा संघ है, इसमें कई तरीके के जीव आते हैं, वो जीव कई तरीके के एनवायरनमेंट में रहते हैं, ठीक है ना। तो इनका आवास अलग अलग है, कुछ पानी में रह रहे हैं, कुछ हवा में उड़ रहे हैं, कुछ पेड़ों पे रह रहे हैं, कुछ फूलों पे रह रहे हैं, अलग अलग, कुछ मिट्टी में रह रहे हैं, ठीक है ना। तो इनमें आपको कई तरीके के श्वसनांग देखने को मिलते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल के साथ बात नहीं करते, तो हम भी यहाँ पर नॉर्मल बात करते हैं। सबसे पहला है बेटा आपका, कॉकरोच में अगर हम देख लें तो बेटा उसमें तो श्वासनाल, ट्रैकिया, ठीक है, इनमें श्वासनाल होता है, यानी कि ट्रैकिया आप इसको बोल सकते हो। इसके अलावा बेटा इनमें पाए जाते हैं पुस्त फुफ्फुस, बुक, लंग्स। क्या पाए जाते हैं बेटा, पुस्त फुफ्फुस, बुक, लंग्स। और इनमें क्या पाए जाते हैं, इनमें पाए जाते हैं क्लोम, जो पूरी तरीके से पानी में रहेंगे उनमें पाए जाते हैं क्लोम, मतलब कि गिल्स। और कुछ में पाए जाते हैं पुस्त क्लोम, ठीक है, ये भी पानी में ही रहते हैं, इनको हम बोलते हैं बुक गिल्स, ठीक है। आपको सिर्फ श्वसनांग के नाम पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं बेटा, संघ मोलस्का की अगर बात करें तो संघ मोलस्का भी, इसमें पाए जाते हैं क्लोम। एनसीईआरटी ने लिखा है क्लोम, और इन्हीं क्लोम को बेटा टीनिडिया भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, टीनिडिया, गिल्स या टीनिडिया। इसके बाद बेटा आता है आपके मोलस्का के बाद एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा में कोई अलग से श्वसनांग नहीं होता है, इनका जो जल संवहन तंत्र होता है बेटा, यही जल संवहन तंत्र, जो कि इनका एक विशिष्ट लक्षण है ना, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, इसी से बेटा ये श्वसन करते हैं, ठीक है। इसी से भोजन का काम भी कर लेते हैं, ये इसी से ये गमन भी कर लेते हैं, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा पानी में पाए जाते हैं, इनमें भी बेटा क्लोम यानी कि गिल्स पाए जाते हैं। और अब बात करते हैं संघ कॉर्डेटा की। तो संघ कॉर्डेटा के अंदर हमें अलग अलग वर्ग जानने हैं। सबसे पहला आएगा आपका वर्ग पिसीज, जिसमें आपकी मछलियां आ जाएंगी, ठीक है, इसमें आपकी मछलियां आ जाएंगी, ठीक है। दूसरा हो गया बेटा आपका वर्ग उभयचर। वर्ग उभयचर में बेटा हम बात करते हैं आपके मेंढक की। मेंढक के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी बात की है, और मैं अब उम्मीद करती हूँ कि मेंढक सबको बिल्कुल सिरे से लेकर के छोर तक क्लियर है, हाँ या नहीं, यस बिल्कुल सही है। फिर हम बात करेंगे बेटा वर्ग सरीसृप की, जिसमें आ जाएंगे सांप,
छिपकली, ठीक है, इसमें आ जाएंगे सांप, इसमें आ जाएंगे छिपकली। फिर हम बात करेंगे वर्ग एवीज की, एवीज जिसमें आ जाते हैं आपके सारे पक्षी। और लास्ट है बेटा आपके वर्ग स्तनी, जिसमें आते हैं हम, कुत्ते, बिल्ली, शेर, चीते, ठीक है ना। तो आ जाओ देखें जरा इनमें क्या होता है। तो सरीसृप, एवीज और स्तनियों में फेफड़े पाए जाते हैं, यानी कि लंग्स पाए जाते हैं, ठीक है। मछलियों में बेटा क्लोम पाए जाते हैं, मतलब कि गिल्स पाए जाते हैं। और अगर हम उभयचर की बात करें तो दिमाग में मेंढक बिठा लो। और मेंढक में बेटा आपको पता है इसका टैडपोल लार्वा होता है। क्या होता है? टैडपोल लार्वा। और उस लार्वा में बेटा, क्योंकि इसका लार्वा मछली के जैसा दिखता है, हाँ या नहीं, तो मछली कहाँ पाई जाती है? मछली तो जल की रानी है ना। तो उसमें क्या पाए जाएंगे? उसमें पाए जाएंगे गिल्स, यानी कि क्लोम। वहीं बेटा अगर हम इसके वयस्क की बात करें, है ना, मेंढक के वयस्क की बात करें, तो वयस्क में बेटा हम बात करेंगे जो मेंढक जैसा दिखेगा बिल्कुल, हाँ या नहीं, मेंढक, हम एडल्ट मेंढक की बात करते हैं। तो इसमें बेटा फेफड़े भी पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें नम त्वचा भी श्वसन में मदद करती है। और बेटा इसमें मुख ग्रसनी गुहा, बक्को फेरेंजियल कैविटी, ये तीनों इसमें श्वसनांग होते हैं। और मुख्य श्वसनांग होता है इसका नम त्वचा। और यही कारण है कि मेंढक कभी भी आपको गर्मियों में, सर्दियों में, इस समय पे देखने को नहीं मिलेंगे। ये केवल और केवल आपको देखने को मिलते हैं कब? टिप टिप बरसा पानी, बारिश में। डन? क्लियर? यहां तक डन? क्लियर मैम? डन अर्पिता? चलो आगे बढ़ा जाए। मैम ट्यूब फीट किस में होते हैं मेरा बच्चा? ट्यूब फीट जल संवहन तंत्र के ही तो भाग होते हैं। और जल संवहन तंत्र में उपस्थित जो ट्यूब फीट होते हैं वही तो उनको चलने में, गमन में मदद करेंगे। चो चिंपल, बढ़े आगे, मजा आ रहा है? हाँ आगे बढ़े। ये तो नहीं पता संदीप। चलो अब बेटा दूसरा टॉपिक भी हमने कवर कर लिया। दूसरा टॉपिक था अपना श्वसन के अंग, ठीक है। अब इसी श्वसन अंग में एक और छोटा सा टॉपिक है, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बेटा आपका मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही बेटा हम मानव श्वसन तंत्र की बात करते हैं तो एनसीईआरटी आपके सामने खुली हुई है, आप लोगों ने मुझे प्रॉमिस किया था, और उस एनसीईआरटी में बेटा ये चित्र बना हुआ है, ठीक है। तो मानव श्वसन तंत्र में आता क्या है बेटा? इसमें आपका एक जोड़ी फेफड़े और पूरा श्वसन मार्ग, ठीक है। अब इसी डायग्राम में हम कुछ छोटी छोटी सी चीजें देख सकते हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज मैंने बोला है ना, बिल्कुल कंसाइज वे में पढ़ेंगे, पूरी एनसीईआरटी कवर करेंगे, सब इंपॉर्टेंट कवर करेंगे, सारे पीवाईक्यूज के आपके आंसर इन्हीं में से बन जाएंगे। तो एनसीईआरटी को ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा इसमें वक्ष गुहा में क्या होते हैं? एक जोड़ी फेफड़े। क्या होते हैं? एक जोड़ी फेफड़े। ये जो बेटा एक जोड़ी फेफड़े हैं, इन फेफड़ों का जो आवरण होता है, इन फेफड़ों का जो आवरण होता है बेटा, ये आवरण को हम बोलते हैं फुफ्फुस आवरण। क्या बोलते हैं? फुफ्फुस आवरण या फुफ्फुस आवरण। और हम इसको प्लूरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूरा। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो बेटा आपके प्लूरा होते हैं, ठीक है, ये प्लूरा दो झिल्ली होती है इसमें। कितनी होती हैं? दो झिल्ली, डबल मेम्ब्रेनस होता है। इन दो झिल्लियों में एक बाहरी झिल्ली है, एक अंदर वाली झिल्ली है, ठीक है। जो बाहरी झिल्ली है बेटा, इसको हम बाहरी फुफ्फुस आवरण बोल देते हैं, ठीक है, इसको हम बाहरी फुफ्फुस आवरण बोल देते हैं। और जो अंदर वाला है बेटा, इसको हम आंतरिक फुफ्फुस आवरण बोल देते हैं। इंग्लिश में बेटा अगर हम इनकी बात करें, हिंदी में तो बहुत सिंपल है, फुफ्फुस आवरण है, एक बाहर वाला एक अंदर वाला। जो बाहर वाला फुफ्फुस आवरण है उसको बेटा हम पेराइटल प्लूरा बोलते हैं, और जो अंदर वाला फुफ्फुस आवरण है इसको हम विसरल प्लूरा बोलते हैं। बाहर वाला पेराइटल और अंदर वाला विसरल प्लूरा कहलाता है, ठीक है।
अब ये पैराइटल प्लूरा जो होता है ये बाहरी जो वक्षीय गुहा है उसके टच में रहता है, ठीक है, बाहरी जो वक्षीय दीवारें हैं उसके टच में रहता है, जैसे कि आपकी पसलियां, ठीक है। तो बाहरी फुफ्फुस आवरण बाहर की जो वक्षीय गुहा है उसके कांटेक्ट में, बाहर की जो वक्षीय भित्ति है, ठीक है, ये वक्षीय भित्ति के संपर्क में रहता है, ठीक है, वक्षीय भित्ति के संपर्क में रहता है। जबकि जो अंदर वाला फुफ्फुस आवरण होता है ये फेफड़ों के संपर्क में रहता है, ठीक है, ये फेफड़ों के सतह के संपर्क में रहता है। पहली चीज यहां से क्लियर हो गई। दूसरी चीज, इन दोनों फुफ्फुस आवरणों के बीच में फुफ्फुस आवरणी द्रव प्रेजेंट होता है, फुफ्फुस वर्णी द्रव्य पाया जाता है दोनों फुफ्फुस आवरणों के बीच में, ठीक है। ये फेफड़ों की सतह पर घर्षण को कम करता है। हर चीज एनसीईआरटी का बिल्कुल इस टॉपिक का लास्ट का वाला पैराग्राफ उठाना, उसमें ये सब मेंशन है, ठीक है, सतह पर घर्षण कम करने का काम करता है, ठीक है। एक पैराग्राफ अपना कवर हो गया, ठीक है। दूसरा बेटा पैराग्राफ यहाँ पे और क्या बोलता है कि ये जो आपके फेफड़े हैं ये फेफड़े वक्षीय गुहा के अंदर उपस्थित हैं, ठीक है ना। ये जो फेफड़े हैं बेटा, एक जोड़ी फेफड़े जो है बेटा, ये एक जोड़ी फेफड़े वक्षीय गुहा के अंदर स्थित होते हैं, ठीक है, वक्षीय गुहा के अंदर स्थित होते हैं। अब इस वक्षीय गुहा को बनाता कौन है भाई? अगर कोई गुहा है तो उसके दीवारें होंगी ना, उसकी छत और जमीन होगी ना, हाँ या नहीं। ये अगर कमरा है तो इस कमरे की छत है, इस कमरे की दीवार है, इस कमरे के आगे इसकी छत है, इसकी जमीन है, और इसके आगे पीछे दाएं बाएं दीवार है ना, हाँ या नहीं। इसी तरीके से बेटा ये फेफड़े वक्षीय गुहा के अंदर उपस्थित हैं, ठीक है ना। ये जो फेफड़े हैं बेटा, एक जोड़ी फेफड़े जो है बेटा, ये एक जोड़ी फेफड़े वक्षीय गुहा के अंदर स्थित होते हैं, ठीक है, वक्षीय गुहा के अंदर स्थित होते हैं। अब इस वक्षीय गुहा को बनाता कौन है भाई? अगर कोई गुहा है तो उसके दीवारें होंगी ना, उसकी छत और जमीन होगी ना, हाँ या नहीं। ये अगर कमरा है तो इस कमरे की छत है, इस कमरे की दीवार है, इस कमरे के आगे इसकी छत है, इसकी जमीन है, और इसके आगे पीछे दाएं बाएं दीवार है ना, हाँ या नहीं। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर जो आपका मानव श्वसन तंत्र में जो फेफड़े हैं वो वक्षीय गुहा के अंदर है, और ये वक्षीय गुहा बेटा इसकी भी कुछ दीवारें हैं, इसकी भी कुछ बाउंड्रीज हैं। तो क्या क्या बाउंड्रीज है इस वक्षीय गुहा की, जरा वो देख लेते हैं। तो इसकी अगर हम बाउंड्रीज की बात करें तो सबसे पहले नीचे, या हम बोलेंगे पश्च भाग में कौन बनाता है? पोस्टीरियर, या हम इसको और सरल भाषा में बोले तो नीचे इसकी जमीन कौन बना रहा है बेटा? तो इसकी जमीन बनाता है आपका गुंबदाकार पेशीय डायफ्राम, ठीक है, गुंबदाकार पेशीय डायफ्राम, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, इसकी छत तो आपकी एनसीईआरटी मेंशन ही नहीं है, छोड़ दो। इसके अधर में कौन पाया जाता है? अधर मतलब आगे की तरफ, जिसको हम बोलेंगे वेंट्रली, कौन पाया जाता है? तो इसके आगे की तरफ पाई जाती है बेटा उरोस्थी। एनसीईआरटी केवल उरोस्थी लिखती है, जो कि एक हड्डी है, ठीक है, इसको हम ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, ठीक है, और इस उरोस्थी से जुड़ी हुई पसलियां, ठीक है। इसके पृष्ठ भाग में क्या पाया जाता है? पृष्ठ मतलब कि डॉर्सली, पीछे की तरफ क्या पाया जाता है? तो पृष्ठ भाग में बेटा पाई जाती हैं वक्षीय कशेरुकी। एनसीईआरटी लिखती है केवल कशेरुकी, पर कशेरुकी में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर वक्षीय कशेरुकी, जिसको हम बोलते हैं थोरैसिक वर्टिब्री, पाई जाती हैं। कितनी होती हैं बेटा? ये आप मुझे जल्दी से बताइए, हमारे शरीर में कितनी वक्षीय कशेरुकी है? यस, बिल्कुल सही है आयुष, पसलियां और कशेरुकी पाई जाती है, रिब्स पाई जाती है। हैं? मेरी आईडी से कौन चैट कर रहा है भाई? कौन है ये?
मतलब मैं तो नहीं हूँ यार, मेरी आईडी से कौन चैट कर रहा है? यस, 12 होती हैं, बिल्कुल सही बात। 1 मिनट, है ना, ऑफिस से कॉल है, अर्जेंट होगा, और उनको पता है मेरी क्लास है, अदरवाइज करते नहीं। तो 12 होती हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, अभी तक तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद पृष्ठ हो गया, अधर हो गया, पृष्ठ हो गया। हाँ, पार्श्व भाग में यानी कि साइड में क्या होता है, या लेटरल पार्ट में क्या होता है, तो लेटरली बेटा इसमें प्रेजेंट होती हैं आपकी साइड में क्या है, पसलियां। ठीक है, यानी कि रिब्स। कितनी पसलियां होती हैं हमारे पास? 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, और इनकी चर्चा हम करेंगे गमन और संचलन वाले अध्याय में। ठीक है, हाँ मुझे भी लग रहा है स्टूडेंट ही होगा कोई, कॉज ये मैं नहीं हूँ। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ये तो हो गया आपका श्वसन तंत्र में जो फेफड़े हैं, फेफड़े एक वक्षीय गुहा के अंदर है, वक्षीय गुहा की हमने बाउंड्रीज देख ली। हमने फेफड़ों के बारे में भी जाना कि फेफड़े आपके जो होते हैं, एक जोड़ी फेफड़े, वो फुफ्फुस आवरण यानी कि एक कवरिंग से, आवरण से ढके होते हैं, उसको हम प्लूरा बोलते हैं। ये जो फुफ्फुस आवरण होता है ये 2 झिल्ली वाला होता है, एक आंतरिक फुफ्फुसी आवरण, एक बाहर वाला। जो आंतरिक है जिसको हम विस्ट्रल प्लूरा बोलते हैं, ये आपके फेफड़ों की सतह के कांटेक्ट में रहता है, जबकि बाहरी प्लूरा जो होता है बेटा, ये आपका वक्षीय जो गुहा है उसके संपर्क में रहता है। ठीक है, फिर हमने देखा इन दोनों फुफ्फुस आवरणों के बीच में एक द्रव्य भरा होता है जिसको हम फुफ्फुस आवरणीय द्रव्य बोलते हैं, और वो बेटा फेफड़ों की सतह पर फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। ठीक है, घर्षण मतलब फ्रिक्शन को कम करता है, और फ्रिक्शन कम रहेगा बेटा तो क्या होगा, फेफड़े आसानी से फूल सकते हैं, पिचक सकते हैं, फूल सकते हैं, और ऐसा ही तो होता है जब अंतः श्वसन और निश्वसन करते हैं तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम हमारे पूरे श्वसन मार्ग की बात करते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे श्वसन मार्ग की। इस श्वसन मार्ग की शुरुआत कहाँ से होती है, कहाँ तक जाता है बेटा? तो इसकी शुरुआत होती है आपके बाय नासा छिद्र से। ठीक है, और इनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल नेल्स। ये बाय नासा छिद्र बेटा एक जोड़ी होते हैं, और ये मुख गुहा के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, बाह्य नासा छिद्र से, बिल्कुल सही आयुष, बाह्य नासा छिद्र से बेटा ये जाते हैं नासा कक्ष में। ठीक है, या नासा मार्ग में, और नासा मार्ग से होते हुए पहुंच जाते हैं ये नासा कक्ष में। केवल वो ही पॉइंट्स लिखूंगी आज जो एनसीईआरटी में है, डिटेल्ड मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है ना। अभी नीट में एनसीईआरटी से आएगा तो हम बिल्कुल, मतलब ये वो टाइम है जब बिल्कुल आपको भटकना नहीं है। ठीक है, ज्यादा पढ़ोगे तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए उतना ही पढ़ो बस। ठीक है ना, तो नासा मार्ग से होते हुए बेटा पहुंच जाता है नासा कक्ष में, नासा कक्ष से बेटा ये पहुंचता है आपके ग्रसनी में। ठीक है, ये ग्रसनी जिसको हम फैरिंग्स बोल देते हैं बेटा, इस फैरिंग्स से भोजन भी निकलता है, और इस फैरिंग्स से वायु भी जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इस फैरिंग्स से भोजन और वायु दोनों का गुजरना होता है। ठीक है, ग्रसनी से बेटा ये वायु पहुंचती है कंठ में, जिसको हम बोलते हैं लैरिंग्स। ठीक है, और कंठ से होते हुए बेटा ये पहुंचता है आपके श्वास नाल में, श्वास नाल जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। ठीक है, श्वास नाल को हम बोलते हैं ट्रैकिया। ये श्वास नाल एक सीधी नलिका होती है जो 5वीं वक्षीय कशेरुकी के स्तर पर, T5, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 5वीं वक्षीय कशेरुकी के स्तर पर जाकर के विभाजित होती है, किसमें, दाईं और बाईं प्राथमिक श्वसनी में। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में। ठीक है, अब ये श्वसनी बेटा जो प्राथमिक श्वसनी है, जो दोनों
फेफड़ों में एंटर कर गई हैं। ये विभाजित होती हैं किसमें? द्वितीयक श्वसनी में, यानी कि सेकेंडरी ब्रोंकाई में। किसमें विभाजित होंगी? द्वितीयक श्वसनी में, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। द्वितीयक श्वसनी से बेटा ये फिर विभाजित होती हैं और विभाजित होकर के बनाती हैं तृतीयक श्वसनी। क्या बनाती हैं? तृतीयक श्वसनी, जिन्हें हम बोलते हैं टर्शरी ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं इनको हम? टर्शरी ब्रोंकाई। तृतीयक श्वसनी बेटा फिर विभाजित होती हैं और ये बनाती हैं आपकी प्रारंभिक श्वसनिकाएं। क्या बनाती हैं बेटा? ये आपकी प्रारंभिक श्वसनिकाएं। इन्हें हम बोलते हैं इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं इनको हम? इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। ये प्रारंभिक श्वसनिकाएं फिर से विभाजित होती हैं और बनाती हैं अंतिम श्वसनिकाएं। ठीक है, अंतिम श्वसनिकाओं को हम बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। अंतिम श्वसनिकाएं जिन्हें हम बोलेंगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। और ये अंतिम श्वसनिकाएं बेटा विभाजित होकर के कुछ नलिकाएं बनाती हैं और ये जाकर के कूपिका यानी कि एल्वियोलाई में विभाजित होती है। ये पूरा का पूरा जो फ्लो चार्ट है ये आपको इसी सीक्वेंस में याद होना चाहिए। यहां से नीट में क्वेश्चन आ चुका है और जहां से आ चुका है वहां से आने की संभावना फिर से बढ़ जाती है। ठीक है ना? हाँ मैम, क्लास में तो और था। सिद्धि बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्लास में जो था बेटा उसमें मैंने आपको बाह्य नासा छिद्र, नासा मार्ग, नासा कक्ष, फिर मैंने आंतरिक नासा छिद्र लिखाया है। फिर मैंने बताया ग्रसनी में गया। ग्रसनी के भी 3 भाग थे, है ना? एक आपका था ओरोफेरिंग्स, एक था आपका नेजोफेरिंग्स, एक था आपका, पहला था नेजोफेरिंग्स, फिर ओरोफेरिंग्स, फिर लैरिंगोफेरिंग्स, राइट। इसके बाद बेटा फेरिंग्स से जाता है कंठ में, यानी कि लैरिंग्स में। कंठ को बेटा हम ध्वनि पेटिका भी बोलते हैं। कंठ को हम ध्वनि पेटिका भी बोलते हैं, साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, ध्वनि पेटिका, इसको हम साउंड बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। कंठ से ही जाके खुलता है श्वासनाल में। श्वासनाल 5वीं वक्षी कशेरुकी के स्तर पर दोनों फेफड़ों में जाती है प्राथमिक श्वसनी बनके, तो हम दाईं और बाईं प्राथमिक श्वसनी बोलते हैं। वहां से द्वितीयक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी से तृतीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी से आपकी प्रारंभिक श्वसनिकाएं, यहाँ तक यही है। फिर आएगा आपका अंतिम श्वसनिकाएं, फिर आता है आपका श्वसन श्वसनिकाएं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स पतली पतली नलिकाओं में विभाजित होती है, जिनको हम कुपिकी नलिकाएं या एल्वियोलर डक्ट कह देते हैं। ठीक है, और वहां से बेटा ये जाता है आपके कुपिका में। यही था क्लास में, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी मैंने बोला हम अब इतना ही पढ़ेंगे। इतना हम पढ़ चुके हैं ना, रिवीजन में इतना पढ़ना ही नहीं है। उतना जो आपको पढ़ाया जाता है वो इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आपको चीजें समझ में आए। अब आप सब समझे समझाए बैठे हो, ठीक है, और अगर नहीं भी समझे बैठे हो तो इतना ही पढ़ो। डन? यस। घाटी ढक्कन कहाँ पर होता है सज्जन, अभी उस पर बात करेंगे, अभी छोड़ थोड़ा दिया है, टॉपिक खत्म थोड़ा हुआ है। डन? तो ये हो गया बेटा आपका पूरा श्वसन मार्ग। अब जो श्वसन मार्ग है बेटा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ पर ना मेंशन कर रही हूँ स्टार बना के। श्वासनाल, दाईं और बाईं प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी और प्रारंभिक श्वसनिकाएं। ये मैंने 1 2 3 4 5 जो ग्रीन डॉट बनाए हैं, इसके बारे में बेटा हम यहाँ पर स्टार बना के लिखेंगे। और वो क्या? वो ये कि श्वासनाल से लेकर प्रारंभिक श्वसनिकाओं तक की संरचना, प्रारंभिक श्वसनिकाओं तक अपूर्ण उपास्थल इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स, वलयों से आलंबित यानी कि सपोर्टेड होती है। आलंबित यानी कि सपोर्टेड होती है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपके श्वास नाल से लेकर के प्रारंभिक श्वसनिकाओं तक की जो संरचना है।
उनके चारों तरफ, या यूं कह लो उनके तीन तरफ ही, ठीक है ना। सी आकार के, किस आकार के, सी आकार के अपूर्ण उपास्थल वलय पाए जाते हैं, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स पाई जाती है, ठीक है। इनका काम क्या होता है बेटा, इनका काम होता है श्वसनीय श्वसिकाओं को कोलैप्स होने से, पिचकने से बचाना, ठीक है। यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। और यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, ये T5 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं स्टार बना रही हूँ। पांचवी वक्षीय कशेरुकी के स्तर पर जो श्वासनाल होती है, ये प्राथमिक दाई और बाई प्राथमिक श्वसनी में विभाजित होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला यहाँ पर जो नीट में क्वेश्चन आ चुका है वो ये कि जो श्वसन मार्ग होता है, ठीक है, ये नीट में आ चुका क्वेश्चन है। श्वसन मार्ग को हमने दो भागों में विभाजित किया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, स्टार बना रही हूं। कौन कौन से दो भाग हैं, एक है बेटा चलन भाग, जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग जोन, क्या बोलते हैं हम इसको, कंडक्टिंग पार्ट। और दूसरा बेटा इसका जो भाग है उसे हम कहते हैं विनिमय भाग, है ना। ये वो भाग है जहां पर गैसों का विनिमय होगा, है ना, इसको हम बोलते हैं एक्सचेंज पार्ट। यहाँ पर गैसों का विनिमय होगा, ये हो गया एक्सचेंज पार्ट, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक आता है चलन भाग में, तो चलन भाग में बेटा आपके बाय नासा छिद्र से, बाय नासा छिद्र से लेकर के आपके अंतिम या अंतस्थ श्वसनिकाएं जो हैं, ठीक है, जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं, यहाँ तक का भाग बेटा, ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है चार। सबसे पहला इसका काम है, नाम ही है ना चलन भाग, तो इसका काम क्या होगा, वायु को फेफड़ों तक पहुंचाना, ठीक है। इसके क्या क्या काम होते हैं बेटा, तो सबसे पहला इसका काम जो है वो है वायु को, थोड़ा ज्यादा थिन हो गया यार, वायु को फेफड़ों तक पहुंचाना, और फेफड़ों में भी अगर हम बात करें तो कूपिकाओं तक पहुंचाना, ठीक है, वायु को विनिमय भाग तक पहुंचाना, ये इसका पहला काम हो गया, नीट में आ चुका क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा काम बेटा इसका क्या होता है, दूसरा काम इसका होता है वायु को शरीर ताप तक लाना, जो भी वायु आपने अंतःश्वसित की है उसको शरीर ताप तक लेकर आना, ये दूसरा काम हो गया। तीसरा काम बेटा इसका क्या होता है, तीसरा काम इसका होता है वायु को बाह्य कणों से मुक्त करना, जो भी वायु आपने अंतःश्वसित की है उसके साथ अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स, कोई भी बाहरी चीज अगर एंटर कर रही है तो उन बाहरी चीजों को ट्रैप कर लेना। इस पूरे श्वासनाल में हमने पढ़ा था कौन सी उपकला होती है आपकी श्वसनी श्वसनिकाओं में, यहाँ पर आपकी सीलिएटेड यानी कि पक्षमाभी सरल स्तंभाकार उपकला होती है, ठीक है, हाँ या नहीं, पढ़ा है हमने यहाँ पे, ठीक है। तो वो जो पक्षमाभ वगैरह हैं बेटा वो बाह्य कणों को फंसा लेते हैं, वायु को बाह्य कणों से मुक्त करना, से मुक्त करना। और चौथा बेटा इसका जो काम होता है वो होता है अंतःश्वसित जो वायु है, जिसको अंतःश्वसन हुआ है, वायु को आर्द्र करना, यानी कि उसको नमी देना, ताकि वो आपके फेफड़ों को जाकर के सुखा ना दे, ठीक है ना। यस। अब विनिमय भाग बेटा कहाँ से कहाँ तक आता है, तो विनिमय भाग में आती हैं कूपिका व इनकी नलिकाएं, ठीक है, जो कूपिकी नलिकाएं हैं, कूपिकाएं हैं, ये सब बेटा आते हैं आपके विनिमय भाग में। और इसका काम क्या होता है, गैसों का, या यूं कह लो कूपिका व केशिकाओं, जो रक्त केशिकाएं हैं ना, कैपिलरीज जिनको हम बोलेंगे, कूपिका और केशिकाओं जिनको हम बोलेंगे कैपिलरीज, के बीच गैसों का विसरण। तो जो वास्तव में गैसों का विसरण होता है वो इस विनिमय भाग में होता है, ठीक है कि नहीं। मैम आज AITS है तो दे देना बेटा, AITS के लिए कौन मना कर रहे हैं। यहाँ तक डन हो गया कि नहीं,
सबको समझ में आ गया यहाँ तक? यस, आगे बढ़े बेटा, कुछ छूट तो नहीं रहा है? हाँ जी, चलो। हाँ, श्वसनी श्वसनिकाएं और कुपिकाएं आती है, इसमें एट्रिया आता है, बिल्कुल सही बात है। हम सब करो, फिर आगे बढ़े। 3 पेज हमारे एनसीईआरटी के कवर हो गए, राइट? पहला परिचय और श्वसन के अंग, दूसरा मानव श्वसन तंत्र, तीसरा पलटो तो आपका मानव श्वसन तंत्र के ही वो जो श्वसन की जो 5 क्रिया मतलब स्टेप्स हैं वो हमने क्लियर कर लिया है, ठीक है? तीसरे पेज का हम एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक और टॉपिक एनसीईआरटी में दिया हो, मतलब एक और लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो लाइन ये है कि वक्ष गुहा में, वक्ष गुहा क्या है? पहली बात तो एक वायुरोधी गुहा है। वायुरोधी मतलब जिसको हम बोलेंगे एयर टाइट चैम्बर है, ठीक है? ये एक एयर टाइट चैम्बर है, ठीक है? यहाँ पर कोई भी वायु का अंदर और बाहर जाना केवल और केवल श्वासनाल से ही होता है, और यहाँ पर वायु को अंदर ले जाने या बाहर निकालने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? यस। ओहो, थैंक यू एम्स लवर मेरे अर्जुना। मैं यहाँ पे अब अर्जुनों की तारीफ करूंगी तो यकीन वालों को ऐसी मिर्च लग जाएगी। तो खैर फिलहाल तो मेरे सारे ही बच्चे अच्छे हैं, और फिलहाल मुझे उम्मीद ज़्यादा भी यकीन वालों से, क्योंकि वो बच्चे जो कि अभी नीट 2025 में बैठने वाले हैं, लेकिन मुझे उससे भी ज़्यादा उम्मीद मेरे अर्जुनों पर है, और ये मेरे अर्जुना वाले बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि और इसमें कोई बुराई नहीं है, बच्चों को पता है ये बात। यकीन वाले बच्चे पहली बार इस साल तैयारी कर रहे हैं, जिसमें वो 11th भी पढ़ रहे हैं, 12th भी पढ़ रहे हैं, ठीक है? यकीन वाले बच्चे। लेकिन जो अर्जुना वाले बच्चे हैं बेटा, वो पहला वो ऐसा हिंदी मीडियम का बैच है जिसको 11th के साथ नीट की तैयारी करने का मौका मिला है, पहली बार कोई ऐसा गुहा है, ठीक है? और इसमें फेफड़ों की व्यवस्था या फेफड़ों का अरेंजमेंट जो है, ठीक है, फेफड़ों की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि वक्ष गुहा में या वक्ष गुहा के आयतन में होने वाला कोई भी बदलाव, कोई भी बदलाव फेफड़ों में प्रतिबिंबित होता है, या फेफड़ों में, सिंपल लिख दूं तो फेफड़ों में भी होगा, समझे? बिल्कुल मैम, हम अपना 100% दे रहे हैं। नीलम 200% करो अब इसे। 100% हमने साल भर दिया है, अब हम अपना 200% देंगे, ठीक है ना? चलो, तो हमारे जो फेफड़े हैं ये वक्ष गुहा में स्थित है, हमने देख लिया वक्ष गुहा की बाउंड्रीज हैं, उसके अंदर फेफड़े स्थित हैं, फेफड़ों के बाहर 2 आवरण हैं, जो बाहर वाला आवरण है वो वक्ष गुहा के संपर्क में है, अंदर वाला आवरण फेफड़ों की सतह के संपर्क में है। इन दोनों के बीच में द्रव्य भरा है, फुफ्फुसावनी द्रव्य, वो बेटा फेफड़ों की सतह पर घर्षण को कम करता है, ठीक है ना? फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है। अब ये जो फेफड़े इस पूरी वक्ष गुहा के अंदर स्थित हैं, ये कुछ इस तरह से स्थित हैं कि वक्ष गुहा अगर बढ़ेंगे तो फेफड़े भी फैलेंगे, वक्ष गुहा अगर छोटा होगा तो फेफड़े भी संकुचित हो जाएंगे, समझे या नहीं? तो कुछ भी बदलाव अगर वक्ष गुहा में होगा तो वो बदलाव फेफड़ों में भी दिखेगा। इस तरीके से दोनों का अरेंजमेंट है, समझे या नहीं? चलिए, अब किस तरीके से दिखता है बेटा ये बदलाव, इसको समझने के लिए हम अगला